हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस के बिल्कुल ऑफिशियल पेपर को देखने वाले हैं। तुम्हारी जो 2025 की बोर्ड परीक्षा होगी उसमें जो तुम्हारा साइंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से रहने वाला है। तो एक तरह से तुम यहाँ पे कह सकते हो कि ये साइंस का जो पेपर है तुम्हारा पूरी तरह से लीक्ड है। सेम एज इट इज़ इसी तरह के ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से ज़रूर कर लेना तुम। सबसे पहले तुमको अगर मैं क्वेश्चन का डिज़ाइन बताऊं तो जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उसमें 33% इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, मतलब कि और करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ किया गया है कि अगर तुमको कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो तुम दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स को कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो सीबीएसई ने करी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे सीबीएसई ने थोड़ा सा गलत किया हुआ है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा हाई लेवल का रहने वाला है। ठीक है, आगे मैं तुमको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे। इसके बाद जो तुम्हारा सेक्शन ए रहेगा सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में रहेंगे। उसमें से 4 क्वेश्चन तुम्हारा असर्शन रीजन में रहेगा, और ये जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहता है ना, ये तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ही शामिल होता है। अब 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हो, 80 में 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन तुम्हारा असर्शन रीजन में ही हो गया। बाकी 36 नंबर बच जाएगा, उसमें से और कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे आगे मैं तुमको बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा सेक्शन बी रहेगा 6 शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस के लिए तुमको 2 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस रहेंगे 7 शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए तुमको 3 मार्क्स दिया जाएगा। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस रहेंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, इसमें तुमको हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एंड जो तुम्हारा सेक्शन ई रहेगा ये तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जो कि 1, 2 और 3 मार्क्स में इस तरह से वो डिवाइड होगा। ओके, चलो, तो ये मैंने तुमको क्वेश्चन का डिज़ाइन बताया कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, तुम्हारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, चलो क्वेश्चन यहाँ से मैं तुमको बताता हूँ। अब देखो, इस वीडियो में तुमको डिटेल में तो सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं तुमको यहाँ क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। डिटेल में सॉल्यूशन हमने एक वीडियो में समझाया हुआ है, अगर तुमको देखना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, डिटेल में उसमें मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ है, बट यहाँ पे मैं तुमको फिर भी सॉल्यूशन समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है जिसमें तुमको पी, क्यू और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, ये पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट को हीट किया गया है। तो ये वाला रिएक्शन तुमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में भी ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। अब इसको हम बैलेंस या तो डायरेक्टली बैलेंस करके पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से लेकर देखना। हम पहले ए का ऑप्शन लेके देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, फिर बी का देखेंगे, फिर सी का देखेंगे, फिर डी का देखेंगे। जो भी ऑप्शंस को लेके बैलेंस्ड हो जाएगा बस वही आंसर हो जाएगा। अब सपोज दैट अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, पी के जगह पे अगर हम 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्यू के जगह पे फिर से आगे यहाँ पे 2 है ना, तो फिर क्यू के जगह पे 2 वैल्यू लेते हैं, एंड आगे 4 है तो आर के जगह पे 4 लेते हैं। तो क्या देख लो ये बैलेंस्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर आगे वाले ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, लेड इधर कितना है, लेड का इधर 2 आइटम है, इधर क्यू के इधर मतलब लेड के इधर रिएक्टेंट साइड में 2 आइटम है। इधर देखो लेड कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो लेड का इधर कितने आइटम, क्यू की जगह पे 2 माने थे ना, तो लेड इधर भी तुम्हारा 2 है, तो मतलब लेड इधर से बैलेंस है। ठीक है, लेड बैलेंस है। अगर आते हैं हम नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना होगा, तो आगे में यहाँ पे 2 लगेगा अगर, तो 2 2 जा 4 होगा, यानी नाइट्रोजन कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ देखो आर का वैल्यू 4 ली है, यानी कि नाइट्रोजन बिल्कुल सही आ रहा है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 था, 2 2 जा 4 हुआ, 4 3 जा 12। ऑक्सीजन 12 है, देखते हैं क्या ऑक्सीजन इधर 12 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 4 2 जा 8 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 8 10 और 10 और 2 12, मतलब कि बिल्कुल ये मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए को लेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जा रहा है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मेटल है जो कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो तुमको पता होना चाहिए पहले कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड कौन से मेटल फॉर्म करते हैं। एक एल्युमिनियम फॉर्म करता है, दूसरा जो है जिंक फॉर्म करता है। तो ऑप्शन में देखो कि इसमें एल्युमिनियम कहाँ पर है, तो एल्युमिनियम देखो यहाँ पर है, तो इसको हम इसके साथ मैच कर दिए। दूसरा है ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाल्म, मतलब वो मेटल जो हथेली पर कर ले तो वो पिघल जाए। तो ये भी 2 मेटल्स होता है, एक गैलियम होता है और दूसरा केजियम होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे केजियम है नहीं, तो गैलियम पे यहाँ पे हमने ले लिया। फिर मेटल जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ एक मैग्नीज करता है, दूसरा मैग्नीशियम करता है, तो यहाँ पे मैग्नीज पे हमने इसको ले लिया। फिर यहाँ पे एक जो ये बच गया जो कि ये AU हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है। ए का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद बी का 1 इसमें आ रहा है, ठीक है। बी का इसमें 2 है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ये जो बी तुम्हारा रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 दिया गया है, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है। तो तुमको यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया गया है कि ये जो बल्ब है ना यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा सॉल्यूशन ऐसा डाले जिसके वजह से बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है, यही तुमको फाइंड आउट करना है। देखो अगर ये एसिड रहता, अगर ये एसिड है तब तो ये बल्ब ऑब्वियसली ग्लो करता। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एसिड तो नहीं है, अगर एसिड रहता तो ये ग्लो करता। तो एसिड तो ये है नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो एसिड नहीं होगा। यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि एसिड है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जब वाटर में आता है तो वो भी एसिडिक वो फॉर्म करता है, मतलब एसिड वो फॉर्म करता है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो यही वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, ये इथेनॉल है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तुम इसके बारे में पढ़ोगे, इथेनॉल के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में तुम्हारा दिया गया है कि एक एक्वस सॉल्यूशन ए है, टर्न्स द फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। तो एक एक्वस सॉल्यूशन ए है, अगर उसको हम फेनोप्थेलिन में ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए। अब बी में अगर हम ए को ऐड करते हैं, जैसे ए का कलर क्या था, पिंक था, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन था ये पिंक कलर का भी फिलहाल है। अब इसमें अगर हम जैसे बी को ऐड करते हैं तो ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पहला क्या है, ए इज़ स्ट्रॉन्गर बेसिक। ए क्या है, बेसिक है। तो देखो ये बेसिक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ए क्या है, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि बेस के संपर्क में फेनोप्थेलिन पिंक कलर का हो जाता है, ये पता होगा तुमको। बट बी भी यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ठीक है, बी बेस दिया है, जो कि ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बी क्या है, बी एसिड होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये बेस रहता तब ये कलर डिसअपियर नहीं होता, बट यहाँ पे बोला है कि ये कलर तो डिसअपियर हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है कि बी जो है वो तुम्हारा यहाँ पर एसिड होगा, ठीक है। ए क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए क्या है, ए है बेसिक, ठीक है, यानी बेस है। और बी क्या है, तो बी तुम्हारा एसिड है, ठीक है। अब इसके अनुसार तुम क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। तो ये ऑप्शन हुआ नहीं क्योंकि बी बेस दिया है जबकि बी एसिड है। सेकंड है कि ए इज़ स्ट्रांगली एसिडिक, ए तो बेसिक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है ए हैज़ अ pH ग्रेटर देन 7। अच्छा, किसका pH 7 से बड़ा होता है, बेसिक का कि एसिडिक का। तो एसिडिक का pH 7 से कम होता है और बेसिक का pH 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए का pH 7 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए क्या होगा, ए बेसिक है तो 7 से बड़ा बिल्कुल सही है। एंड बी एज अ pH लेस देन 7, यानी 7 से कम बी का pH है, तो एसिड है, बी एसिड है, यानी इसका pH 7 से कम होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर 50 ग्राम लेड पाउडर को हम ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद देखा जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, जो सॉल्यूशन हो रहा है वो कलरलेस हो जाता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, यहाँ पे लिया जा रहा है लेड, ठीक है, लेड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4। अब बताओ ये किस तरह का रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ XYZ का यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अब देखो एक चीज़ के लिए मैं तुमको रूल बता दूं कि कभी भी अगर आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल इसको बोला जाता है सबसे लास्ट में जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, जैसे इसमें 7 एटम है, इसमें 2 है, इसमें 8 है।
तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें 7 है, यानी कि ये नन मेटल होगा, ये नन मेटल होगा, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 है, यानी कि वाई जो होगा ये मेटल होगा। यहाँ से समझ में आया, ठीक है। एक्स क्या था, नन मेटल था, वाई क्या है, मेटल है। और यहाँ पर भी आउटर मोस्ट सेल में 8 है, यानी कि ये 1, 2, 3 नहीं है, यानी कि ये जेड भी क्या है, जेड भी तुम्हारा नन मेटल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन देखो, दिया है वाई एंड जेड आर मेटल, वाई और जेड मेटल है, वाई तो मेटल है, जेड लेकिन नन मेटल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है वाई एंड एक्स आर नन मेटल, वाई और एक्स नन मेटल है, तो वाई तो मेटल है, तो ये तो नन मेटल बोल रहा है, यानी ऑप्शन गलत है। फिर है एक्स इज ए नन मेटल, एक्स क्या नन मेटल है, ठीक है, हाँ एक्स नन मेटल है। एंड वाई इज़ अ मेटल, वाई देखो वाई क्या मेटल है, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करता हो, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, फूड को हम हीट करते हैं, यानी कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन तुमको समझाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली तुमको यहाँ से बता दे रहा हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि डिटेल में अगर तुमको आंसर समझना होगा तो उसकी वीडियोस हमने अच्छे से बनाई हुई है, एनसीईआरटी से कहाँ से पूछा हुआ है, ये सब मैंने समझाया हुआ है। अगर तुमको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। देखो 8 नंबर का जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। अब ये तुमने पढ़ा हुआ भी होगा लाइव प्रोसेस में, ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपली मैं अगर बताऊँ, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें से कहाँ पर बनता है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन सेल्स में ही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसका देख लेना आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बींग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें से कहाँ से पंप करके पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारा राइट आंसर होगा ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। ये क्यों होता है इसका मैंने पूरा रीज़न ऑलरेडी समझाया हुआ है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशंस इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, इसमें से कौन सा एडाप्टेशंस हर्बीवोरस में हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये हर्बीवोरस एनिमल्स में होता है, ठीक है, क्योंकि उनको वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें एक स्पेशल फ्यूचर होता है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देयर वाज ए सेरिबेलम है, ठीक है, यहाँ आर हो गया, सेरिबेलम है, डिसफंक्शन इन अ पेशेंट। मान के चलो किसी पेशेंट में जो सेरिबेलम है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल गेट डिस्टर्ब्ड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो इसके वजह से इसमें से कौन सा एक्टिविटी डिस्टर्ब्ड होगा, मतलब सही से काम नहीं करेगा। सैलिवेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, हंगर कंट्रोल का कोई रोल नहीं है, राइट आंसर होगा पुशर एंड बैलेंस। ये भी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, इसका भी मैंने रीज़न समझाया हुआ है, इसका भी लिंक लास्ट में देख लेना वीडियो के एंड में, उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने अच्छे से उसमें भी और अच्छे से समझाया हुआ है। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो स्नेल्स होते हैं जब वो अपने लाइफ को बिगिन करते हैं तो एज अ मेल बिगिन करते हैं, ठीक है, बट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, फिर वो बाद में फीमेल में भी वो ग्रोथ कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, इस वजह से। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे तुम देख लो क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे कुछ केसेस हैं। ए रे इन इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, एक रे जो है वो इंसिडेंट है कॉनकेव मिरर में, तो इन विच केस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें से किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा जीरो का। तो देखो जीरो ये तभी हो सकता है जब रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से आए उधर से ही वापस चला जाए, तो पैरेलल वाला तो होगा नहीं।
ऑप्शन बी है कि ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली। तो देख लेना इसका आंसर, मुझे इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, मैंने इसका भी ऑलरेडी समझाया हुआ है इसमें से क्या आंसर होगा, देखना होगा तो देख लेना, उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विवग्योर वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया है। तो तुमको यहाँ पे बताना है सबसे टॉप में और सबसे लोअर में कौन सा यहाँ पर ये कलर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग विवग्योर ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है, विवग्योर ऐसे करके लेते हैं, पढ़ा होगा तुमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में, ठीक है, GOYR। तो टॉप में रेड होता है, नीचे वायलेट होता है, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं ए क्या है, रेड है, और बी क्या है, वायलेट है, ठीक है, बी वायलेट है। तो यहाँ पे देखो ए का रेड यहाँ पे है, बी वायलेट यहाँ पर है, यानी ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन दिया गया है। इसका क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आंसर तुम देख लेना इसमें से जो भी सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो लंबा हो चुका है, मुझे इसमें तुमको से बस पेपर का पैटर्न बताना था, जो कि मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दिया है। बाकी अगर डिटेल में तुमको इसका आंसर चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कैसा दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल में इसकी सॉल्यूशन की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तुमको देखना होगा तो जाके देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर समझाया हुआ है, ये सब जो क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब सारे क्वेश्चन के हमने आंसर समझाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन तो तुम यहाँ पे देख ही रहे हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे तुम्हारा जो सेक्शन डी है 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका 5 मार्क्स में क्वेश्चन देख लो। फिर आगे में तुमको यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड में भी क्वेश्चन मिलेगा, देखो ये तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम इसका देख सकते हो क्वेश्चन सब, क्वेश्चन देख लो, मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, बाकी डिटेल आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।